Everyone, Assalamualaikum, Namaste, So Sri Akal, welcome back to the another video. Friends, कैसे हैं आप लोग? So friends, आज हम जो वीडियो वॉच करने जा रहे हैं, ये वीडियो है Why are there so many Bangladeshis in Bengal? So ये अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई थी और काफ़ी चैनल्स पर इस बात पर डिस्कशन भी हुई थी कि इंडिया और नेपाल के बॉर्डर्स जो हैं वो ओपन है और उसी के साथ साथ जैसे नेपाल से बिना इन्वेस्टिगेशन जो है वो पासपोर्ट के बगैर जो है वो इंडिया में लोग दाखिल हो सकते हैं और नॉर्मली वो शॉपिंग करने भी आ जाते हैं, इतना फ्रेंडली बॉर्डर है। तो वहीं पर ही बांग्लादेशी जो हैं वो भी इंडिया विज़िट करते हैं। तो फिर जो है वो बंगाल जो है वहाँ से बांग्लादेशी जो हैं वो बंगाल में कैसे ज़्यादा हो गई क्वांटिटी उनकी, वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से चलते हैं और फिर लास्ट में अपनी राय भी देंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। 8 जुलाई 2023 वेस्ट बंगाल के पंचायत इलेक्शंस में डेमोक्रेसी का मजाक बन गया। कुछ गुंडे पोलिंग बूथ्स को इलीगली कैप्चर करके बैलेट बॉक्स उठाकर ही भाग गए। कहीं बॉक्स को जला दिया गया तो कहीं उसे बॉम्ब कर दिया गया। रीजन, ऑपोजिशन का मानना है इस सब के पीछे हाथ है ममता बनर्जी की सरकार, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी का। ऑपोजिशन के ये क्लेम्स है कि ये सरकार इलेक्शन जीतने के लिए इलीगल तरीकों से विपक्ष के कैंडिडेट्स को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से ही रोक रही है। इलेक्शन डेट अनाउंस होने के बस 2 दिन बाद ही एक टीएमसी लीडर बशीर मुल्ला को अरेस्ट किया गया था क्योंकि वो पिस्टल से धमकाकर लेफ्ट के एक ऑपोजिशन कैंडिडेट को नॉमिनेशन फॉर्म भरने से ही रोक रहा था। साउथ 24 पैरगना डिस्ट्रिक्ट में तो एक टीएमसी लीडर ने गवर्नमेंट ऑफिसर को ही बुरी तरह से पीट दिया क्योंकि उसने एक दूसरे पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट आईएसएफ के कैंडिडेट का नॉमिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट किया। लेकिन एक और चीज वेस्ट बंगाल के इस इलेक्शन में हल्की सी फिशी है कि 9 जून 2023 को वेस्ट बंगाल की टीएमसी गवर्नमेंट ने अचानक से 1 महीने में पंचायत इलेक्शंस होने वाले हैं ऐसा डिक्लेयर कर दिया। आमतौर पे इलेक्शन से एटलीस्ट 5-6 महीने पहले डेट अनाउंस की जानी होती है ताकि कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन फाइल करने के लिए और अपना प्रचार करने के लिए, कैंपेन्स वगैरह करने के लिए अच्छा खासा टाइम मिल सके। सो गवर्नमेंट के इस डिसीजन से सारे अपोजिशन पार्टीज अचानक से पैनिक हो गए एंड अगेन इसमें भी हाथ किसका था? टीएमसी का। ऊपर से 1 महीने में भी आप जोड़ दो गुंडागर्दी जो ऑपोजिशन को नॉमिनेशन फॉर्म भरने से ही रोक रही। बेसिकली ऑपोजिशन का मानना है कि वेस्ट बंगाल में डेमोक्रेसी से नहीं बल्कि बाय फोर्स ममता बनर्जी अपनी सरकार मेंटेन करवा रही है। लेकिन व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज कि वेस्ट बंगाल में कोई आज की बात नहीं है। वेस्ट बंगाल में वायलेंट इलेक्शंस की अच्छी खासी हिस्ट्री रह चुकी है। द प्रिंट के एक आर्टिकल के मुताबिक ये पोल वायलेंस और बूथ कैप्चरिंग 34 इयर्स रूल करने वाले सीपीआई गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के गवर्नमेंट का एक विनिंग फॉर्मूला था जिसे ही टीएमसी आज तक कंटिन्यू कर रही है। बंगाल में 1999 से 2016 तक 365 पॉलिटिकली मोटिवेटेड मर्डर्स हुए हैं और एनसीआरबी के हिसाब से सबसे ज्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड मर्डर्स टीएमसी के रूल में हुए हैं। सो नेचुरल क्वेश्चन ये उठता है कि जब टीएमसी का ये वायलेंस सालों से चलता आ रहा है तो बंगाल की जनता उन्हें इलेक्शंस जिता ही क्यों रही है? ममता बनर्जी इतने इयर्स तक पावर में है ही कैसे? वेल, इसके पीछे 2 सिंपल रीजंस हैं, बाय वोट बैंक पॉलिटिक्स एंड बाय फोर्स। ये सीन देखो, यहाँ जो आदमी बंगाल के रायगंज शहर में टीएमसी के लिए प्रचार कर रहा है वो है फिरदौस अहमद, एक बांग्लादेशी एक्टर। इस व्यक्ति का नाम है फिरदौस अहमद। ये बांग्लादेश के एक बहुत मशहूर फिल्म स्टार हैं। लेकिन इंडिया के एक स्टेट में प्रचार करने के लिए बांग्लादेश के एक एक्टर को बुलाने की क्या जरूरत है? सो क्लियरली ममता बनर्जी को पावर में रखने का बांग्लादेश से आए इलीगल इमिग्रेंट्स जो आज इंडियन सिटीजन्स बन गए हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आप ये मैप ही देख लो, ये है वेस्ट बंगाल का डेमोग्राफिक मैप। इसमें 42 ऐसे सीट्स है जहाँ पर मुस्लिम्स मेजोरिटी में है, जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा और नॉर्थ एंड साउथ दिनाजपुर को ही ले लो। ये चारों बांग्लादेश बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स मुस्लिम डोमिनेटेड है एंड इन्हीं मुस्लिम वोट्स के दम पर टीएमसी वहां पर सालों से जीतती आई है। इनफैक्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने खुद कहा भी था कि वेस्ट बंगाल में सभी इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स इंडियन सिटीजन्स हैं क्योंकि उनके पास वोटर आईडी, जॉब कार्ड्स, लैंड पट्टास एंड एड्रेस है। 26 जुलाई 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लोकसभा में यह बताया कि पिछले 5 सालों में 2400 इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को फेक इंडियन डॉक्यूमेंट
के साथ पकड़ा गया था। 2016 में तो मिनिस्ट्री ने इलीगल इमिग्रेंट्स का नंबर 20 मिलियन बताया था, जो 1971 में 10 मिलियन था, यानी कि डबल हो गया था। आप वेस्ट बंगाल के सेंसस चार्ट में भी देख सकते हो कि हर सेंसस में वेस्ट बंगाल के बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में लोग बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये बांग्लादेश के इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में आकर इंडियन सिटीजनशिप कैसे ले लेते हैं। तो देखो ये लाइन दिख रहा है, ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच का 900 किलोमीटर्स का एक एरिया है जो कंप्लीटली अनफेंस्ड है। मतलब इस बॉर्डर पर मुंबई से जोधपुर जितना डिस्टेंस का एरिया बिना फेंसिंग के है आज तक। एंड इसीलिए इतने बड़े एरिया को राउंड द क्लॉक मैनगार्ड करना फिजिकली और इकोनॉमिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा करने के लिए इंडिया को कितनी बड़ी फौज सिर्फ इसी 900 किलोमीटर के पैच में रखनी पड़ेगी, विच इज ऑल्सो नॉट प्रैक्टिकल। बट ये फेंसिंग ना करने का इससे भी मेजर कारण बांग्लादेश भी है, जो हमेशा फेंसिंग को अपोज करता आया है। एक्चुअली 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के टाइम पे इंदिरा गांधी और बांग्लादेशी प्रेसिडेंट के बीच इंदिरा मुजाहिद पैक्ट, ये पैक्ट साइन हुआ था, जिसके अनुसार बॉर्डर पर परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा कोई भी तरीके का। इस पैक्ट में जो 900 किलोमीटर्स के जीरो लाइन की हमने बात की, उसका क्लॉज को शायद उस टाइम पे इसीलिए डाला होगा क्योंकि तब के ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी के एट्रोसिटीज से बचाने के लिए कई सारे बांग्लादेशी इंडिया में शेल्टर ले रहे थे। एंड बात ऐसी हुई थी कि चीजें जैसे बेटर हो जाएगी वो वापस अपने देश चले जाएंगे। हुआ भी वैसा ही, लगभग 10 मिलियन बांग्लादेशी वापस भी लौट गए थे, लेकिन एक मेजर चंक देश में रुक गया था। इस दौरान लड़ाई तो रुक गई, पर बांग्लादेशी का इंडिया में आना नहीं रुका। इसीलिए ही 1980s में इलीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बॉर्डर फेंसिंग की योजना बनाई। पर बांग्लादेश गवर्नमेंट ने 1972 के इंदिरा मुजाहिद पैक्ट को कोट करते हुए ये कहा कि इंडिया जीरो लाइन पर कोई भी फेंस नहीं बना सकता है। अब इस ऑब्जेक्शन को काउंटर करने के बजाय तब के इंडियन पीएम राजीव गांधी जी ने बांग्लादेश की बात मानते हुए जीरो लाइन से 150 यार्ड्स मतलब अप्रॉक्स 137 मीटर्स अंदर की तरफ, इंडियन टेरिटरी के अंदर की तरफ एक फेंसिंग खड़ी कर दी। ऑफ कोर्स इस डिसीजन से इंडिया को तो नुकसान हुआ ही, क्योंकि हमने वॉलंटरीली अपनी आर्मी को 150 यार्ड से पीछे ले लिया। लेकिन इससे भी ज्यादा भारी नुकसान फेंसिंग के उस पार रहने वाले हमारे इंडियन सिटीजन्स को हुआ, क्योंकि वहां उनका घर और जमीन सब कुछ था जिसको छोड़कर वो इस पार नहीं आ सकते थे। एंड फिर सिचुएशन ऐसी आ गई कि अगर उन्हें किसी काम से वापस इस पार आना भी होता तो उन्हें एक दिन में सिर्फ 2-3 बार ही, वो भी पूरे चेकिंग के साथ ही अंदर आने की परमिशन थी। उससे ज्यादा बार वो इंडिया में वापस नहीं आ सकते थे। इसके अलावा वो एरिया टेक्निकली इंडिया से बाहर होने की वजह से उन्हें बांग्लादेश के कई सारे गुंडों का भी सामना करना पड़ता था, जो उनके घरों में घुसकर उन्हें लूट वगैरह करके, उनके साथ असॉल्ट करके वापस बांग्लादेश चले जाते थे। इंडिया के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस बीएसएफ भी इसे रोक नहीं पाती थी, क्योंकि बॉर्डर है ही इतना पोरस और ज्योग्राफिकली हार्ड, जिसे मतलब हर जगह पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। सो डेफिनेटली इस जीरो लाइन से इंडिया में इलीगली एंटर किया जा सकता है। लेकिन व्हाट अबाउट ऑब्टेनिंग इंडिया सिटीजनशिप? वेल, यू विल बी वेरी शॉक्ड टू नो इसके पीछे ह्यूमन ट्रैफिकिंग दलाल्स का एक बहुत बड़ा नेक्सस है। इंडिया टुडे ने जनवरी 2021 में एक स्टिंग ऑपरेशन कंडक्ट किया था, जिसमें उनके कुछ रिपोर्टर्स ने अपने आप को बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स बताकर, इलीगल इमिग्रेंट्स बताकर वो इंडियन सिटीजन्स कैसे बन सकते हैं, इसका ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये पूरा प्रोसेस अनकवर कर दिया। उन्होंने क्लेम किया कि बंगाल में कुछ मनी एक्सचेंजर्स जैसे ऑपरेट करने वाले शॉप्स एक्चुअली में ह्यूमन ट्रैफिकिंग अक्रॉस बॉर्डर करवा रहे हैं सिर्फ 15,000 रुपए में। इंडिया टुडे के रिपोर्टर्स को पेट्रोपोल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, जो कोलकाता से कुछ 80 किलोमीटर ही दूर है, वहां एक शॉप मिली जिसका नाम था साबर एंटरप्राइज मनी चेंजिंग फैसिलिटी, जिसके ओनर बंका ने उन्हें खुद बताया कि 15,000 रुपए में वो उन रिपोर्टर्स को इंडिया का आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बना के देंगे। फेक नहीं। बंका ने रिपोर्टर्स को यह भी आश्वासन दिलाया कि मान लो अगर वो बांग्लादेश के भी सिटीजन्स नहीं है, कोई और देश के रेफ्यूजीज जैसे कि मान लो म्यांमार के रोहिंग्यास है जो बांग्लादेश में भी इलीगली माइग्रेट होके आए, तो भी कोई बात नहीं, वो उनको बांग्लादेश के भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो 100% ओरिजिनल होंगे बनाकर दे देंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब वो बांग्लादेश के बॉर्डर्स से इंडिया आए तो उन्हें बांग्लादेश के डॉक्यूमेंट्स पहले बॉर्डर के उस पार के सिक्योरिटी फोर्सेस को दिखाने पड़ेंगे, और फिर जब वो इंडिया आ जाए तो उन्हें इस पार इंडियन बीएसएफ को इंडियन डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। अब यूजुअली ये पूरा ऑपरेशन अंधेरे में होता है, जो शुरू होता है बांग्लादेश के सतखिला जिले से, जहां सारे इमिग्रेंट्स पहले एसएमएल होंगे। वहां से फिर वो वेस्ट बंगाल की जीरो लाइन में फॉल कर रहे मसलनपुर, हंसखली, बंगाओ, उनकी इन कुछ बॉर्डर चेक पोस्ट से इंडिया में एंट्री करवाई जाती है। एक दूसरे ह्यूमन ट्रैफिकर्स से जब रिपोर्टर्स ने बात किया तो उसने तो 200% गारंटी दे दी कि वो 18,000 में उन्हें इजीली इंडियन सिटीजन्स बना देगा, क्योंकि उसका नेटवर्क हर हफ्ते एटलीस्ट 3 से 4 लोगों को इंडिया स्मगल करता है, तो उसे इसकी आदत है।
ये पूरा प्रोसेस कि पहले इलीगल इमिग्रेशन करवाना, फिर उन्हें इंडियन सिटीजन बनवा देना, फिर उनके साथ वोट बैंक पॉलिटिक्स करना, ये बहुत सालों से चला आ रहा है। एंड अब तक 2023 तक इसमें हार्डली कुछ एक्शंस लिए गए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो गवर्नमेंट इन इमिग्रेंट्स के लिए इतना सब कुछ करेगी तो उनके वोट्स किस गवर्नमेंट को जाएंगे। लेकिन चलो अब आते हैं सेकंड वे जिसकी वजह से टीएमसी पावर में रह पाती है, विच इज बाय फोर्स। पिछले कुछ सालों में वेस्ट बंगाल में बीजेपी काफी तेजी से ग्रो हुई है। जहां 2016 के स्टेट इलेक्शंस में उनकी 3 सीट्स ही थी, वहीं पर 2021 इलेक्शन में उन्होंने 77 सीट्स को हासिल किया था। सिमिलरली अगर हम पिछले लोकसभा के इलेक्शंस के रिजल्ट्स को भी देखें तो लोकसभा में वेस्ट बंगाल के रिप्रेजेंटेशन के लिए टोटल 42 सीट्स दिए गए हैं। इनमें से 18 सीट्स पर बीजेपी जीती थी, यानी कि ये क्लियर इंडिकेटर हो सकता है कि अगर सीरियस इलेक्शंस कंडक्ट किए जाए तो देयर आर हाई चांसेस कि वेस्ट बंगाल की रूलिंग गवर्नमेंट गिर जाए। इसीलिए इलेक्शन जीतने का अब दूसरा रास्ता क्या बचता है? ऑब्वियसली बाय फोर्स, जिसे वहां पर लोकली गुंडा राज या फिर ममता दीदी की भाषा में खेला होबे कहते हैं। 2021 में वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस के बाद जो बंगाल में फीमेल बीजेपी वर्कर्स के रेप्स और अटैक्स हुए थे, उस पर सेंटर ने बंगाल गवर्नमेंट से रिपोर्ट मांगी थी। इस पर एक्ट करते हुए वहां की डेलीगेशन ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड एकेडमिशियंस GIA लेड बाय सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट मोनिका अरोरा ने इस पूरे इशू को अच्छे से समझने के लिए, ग्राउंड रियलिटी समझने के लिए 100 से भी ज्यादा पीड़ित औरतों के बयान लिए थे। इसमें जो उन्हें पता चला, आप सुनोगे तो काफी सरप्राइज हो जाओगे कि ये अभी प्रेजेंट डे इंडिया में चल रहा है। उन सभी पीड़ित औरतों का कहना था कि टीएमसी के गुंडों का एक फिक्स्ड मेथड होता है, वो किसी एक रैंडम जगह पर इकट्ठा होते हैं और फिर वहां से खेला हो बे खेला के नारे लगाते हुए अपने टारगेट्स यानी कि ऑपोजिशन के पार्टी के वर्कर्स या फिर सपोर्टर्स के घरों की ओर बढ़ते हैं। फिर टारगेट के घर तक पहुंचते ही मेल्स को शार्प वेपन्स, डंडास या फिर आयरन रॉड से बहुत ज्यादा पीटा जाता है और औरतों पर सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है। What's even worse कि सपोज अगर कोई मेल टारगेट ये सब उसको मालूम पड़ गया कि ये लोग आने वाले हैं और वो अपना घर छोड़कर भाग गया और बच गया, तो उसको फिर 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं। 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का फाइन भरो, अपनी औरतों को टीएमसी के गुंडों के घर भेज दो, या फिर थर्ड ऑप्शन टीएमसी को ज्वाइन कर लो। अब एक्चुअली मैं यहाँ पर तो सिर्फ तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ये वर्ड यूज कर रही हूँ, बट उस डेलीगेशन ने टीएमसी गूंज के साथ साथ हर जगह ये वर्ड भी यूज किया है, क्योंकि UNHCR जो यूनाइटेड नेशंस का रेफ्यूजीज के लिए एक विंग है, इनके द्वारा पब्लिश्ड इस ऑफिशियल मैप में अगर आप देखोगे ना तो बंगाल, जम्मू कश्मीर, यूपी, हरियाणा, हैदराबाद उन कुछ मेजर स्टेट्स में आता है जहां हजारों रोहिंग्यास बसते हैं। हमने अब तक इस पूरे बंगाल इशू में सिर्फ बांग्लादेश के आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स की ही बात की है, लेकिन अब तक हमने म्यांमार से आए हुए रोहिंग्यास का तो जिक्र भी नहीं किया है। ये रोहिंग्यास भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि आज तक ममता बनर्जी की सरकार टीएमसी में टिक पाई है, एंड एक बहुत बड़ा रीजन है कि नॉर्थ इंडिया में कई सारे एरियाज में वोट बैंक पॉलिटिक्स हो पाता है। ये रोहिंग्यास बेसिकली म्यांमार से आए हुए प्रोसिक्यूटेड मुस्लिम्स हैं जो इंडिया में आकर इलीगली सेटल हो जाते हैं। लेकिन ये इंडिया में कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, उनके वोटर आईडीज कैसे बनते हैं, एंड उत्तराखंड में मोस्ट रिसेंटली जो मैसिव राइट्स हुए थे उनमें कैसे इनका भी हाथ था। यस, उत्तराखंड में रिसेंटली ऐसे न्यूज आ रहा था कि बहुत सारे मुस्लिम्स का मास एक्सोडस करवाया जा रहा है, उनके घरों के, दुकानों के बाहर क्रॉसेस बनाए जा रहे हैं, एंड रिटेलिएशन ऑफ कोर्स मुस्लिम्स भी बहुत मैसिव प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस पूरे प्रोटेस्ट के पीछे क्या रीजन है जो उत्तराखंड में चल रहा है, एंड इसमें रोहिंग्यास का क्या हाथ है, इस टॉपिक पर हमने डिटेल वीडियो बना रखा है। अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। बंगाल में रिसेंटली इलेक्शंस के वक्त जो वायलेंस चल रहा है, तो भाई यहाँ पर वीडियो में जो चीज़ें काफ़ी इंफॉर्मेशन इसमें शेयर की है। अच्छा, ये चीज़ें काफ़ी डिटेल से बताई गई हैं जो कि नॉर्मली हमें भी समझ नहीं आ रही थी कि मतलब कि बांग्लादेश से लोग किस तरह से आते हैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक आइडिया हो रहा था तो ऐसा लगता था कि बांग्लादेश से जो है वो बाय बॉर्डर लोग आते हैं और उनसे सर्चिंग वगैरह नहीं होती है। लेकिन ये तो एक इलीगल प्रोसीजर है, सेम टू सेम वैसे जैसे कि आप यूरोप कंट्री में इलीगल जाते हो, ठीक है, तो सेम टू सेम है। और आप उनको थोड़े से पैसे दे देते हो और 18,000 में आप जो है वो इंडिया की नेशनैलिटी भी हासिल कर सकते हो। ये तो बहुत ही आसान तरीका है भाई। और जो है वो इस तरह के जो अदारे हैं इनको तो, इनके ऊपर तो इंडिया को बहुत सख्ती से काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये अदारे जो हैं इनकी वजह से आज भारत की जो है वो इतनी सारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। एक तो अपनी उनकी अपनी पॉपुलेशन है, उसके बाद फिर रोहिंग्यास आ रहे हैं, बांग्लादेश आ रहा है और अदर कंट्रीज़ के लोग भी नेशनैलिटी लेने के लिए आ रहे हैं।
तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और ये टीएमसी जो है, आई थिंक इट्स काइंड ऑफ ग्रुप है जो लोगों को मतलब कि लोगों को डराता है, धमकाता है शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो लोग जो हैं फिर उनसे पैसे भी लेते हैं और उनको परेशान भी करते हैं, क्योंकि बांग्लादेश का कनेक्शन मतलब कि बॉर्डर जो है वो वेस्ट बंगाल से लगता है। तो इसी वजह से वहाँ से ज़्यादातर लोग जो हैं वो बंगाल में चले जाते हैं, और क्योंकि वो दूसरी शहरों में अगर स्टेट्स में जाएंगे तो वहाँ पर फिर उनसे पूछताछ होगी। तो इस वजह से शायद, क्योंकि फिर हो सकता है उनसे चीज़ें पूछी जाए, तो इसी वजह से शायद ये लोग बंगाल में ही रहते हैं, क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज जो है वो ऑलमोस्ट सेम है और कल्चर भी सेम है। तो इसी वजह से लोग वहाँ पर रहते हैं। लेकिन ये जो ममता बनर्जी हैं, इनके बारे में अब मुझे आइडिया हो रहा है कि ये वेस्ट बंगाल में इतनी ज़्यादा क्यों छाई हुई हैं और इनकी हुकूमत ही क्यों है वेस्ट बंगाल में। क्योंकि वेस्ट बंगाल में इस वजह से इनकी हुकूमत है क्योंकि ये जैसे इंदिरा गांधी हैं, उन्होंने अपने टाइम में जिस तरह से कांग्रेस को लेकर चली और उसमें जिस तरह से उन्होंने अपने जो उनकी चीज़ें थी वो सारी उन्होंने की, काफ़ी सारे उन्होंने अपने ब्लंडर्स भी किए हैं और अपनी गवर्नमेंट को चलाने के लिए और स्टेबल करने के लिए। तो सेम टू सेम जो है अब ये भी वही आई थिंक चल रहा है। तो बाकी ओवरऑल इसके ऊपर गवर्नमेंट को तो जाहिर सी बात है बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर लोग इलीगल तरीके से आ रहे हैं तो ये कंट्री के लिए सही नहीं है। मतलब जिसका दिल करेगा वो मुंह उठाकर नेपाल से आ जाएगा, बंगाल से, बांग्लादेश से आ जाएगा, रोहिंग्या से आ जाएगा। तो ये चीज़ें मतलब कि ज़्यादा वो कहते हैं ना, इतना मीठा मत बनो कि कोई आपको पूरा खा जाए और इतना कड़वा भी मत बनो कि कोई आपको थूक दे। तो इतना अच्छा भी ना नहीं बने कि भारत की पॉपुलेशन को जो है वो ओवर पॉपुलेशन भी हो जाए और वहाँ के लोगों को ये भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगी, उतनी ज़्यादा एजुकेशन का प्रॉब्लम आएगा, गवर्नमेंट को संभालने में मसला होगा। और दूसरा, जैसे अभी फ्रांस में आप देखें तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं वो उनको वहाँ पर पनाह दी गई है, उनको नेशनैलिटी दी गई है। आज वो लोग ही उनके चर्च तोड़ रहे हैं। आप ये देखें, आज वही सारी चीज़ें जो हैं वो फ्रांस में हो रही हैं। तो वो किस चीज़ की उनको सज़ा मिल रही है? उनको इसी चीज़ की सज़ा मिल रही है कि उन्होंने उनको वहाँ पर पनाह दी है। तो खैर इसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट को बहुत सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो आजकल केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। अभी कुछ मंथ्स पहले भी चले जाएं तो एक पाकिस्तान हैदराबाद से एक लड़की चली गई थी इंडिया, और उसको भी पकड़ के फिर उन्होंने रिपोर्ट कर दिया था, मतलब पाकिस्तान में भेज दिया था। तो इस तरह से तो इतनी कम एज की लड़कियां मतलब वहाँ पहुँच रही हैं। तो आप सोचें फिर जो मास्टरमाइंड होगा तो वो क्या करेगा, फिर सोचने की बात है। खैर गाइस, इसमें एंड करते हैं वीडियो को। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लव एंड